सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मुझे यकीन है कि आप ठीक नहीं हो। मुझे मालूम है कि आप बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में जी रहे हो। सब कुछ मालूम होते हुए भी मैं कह रहा हूं कि आप सब ठीक होगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। बात वही राजनीतिक, क्या करें, आदत सी हो गई है। बात वही सिस्टम की, बात वही राजनीति की, बात वही पॉलिटिक्स की, बात वही उन लोगों की जो अपने आप को बेहतर करना नहीं जानते हैं या बेहतर करना नहीं चाहते हैं। वालेकुम सलाम। बहरहाल, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात आज की लाइव का ये रहेगा कि मैं ये बताऊंगा कि 2022 चुनाव होने चाहिए या नहीं, होंगे या नहीं, और नहीं होने चाहिए तो क्यों, और होंगे तो क्यों, और नहीं होंगे तो क्यों। आप सभी भारतवासियों को एक शब्द मालूम होगा, एक लाइन मालूम होगी, एक मालूमात सबको है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वो होगा। बेशक वही होगा जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। 2022 चुनाव तकरीबन फरवरी में होने थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि डिसाइडेड थे, लेकिन ये जरूर था तकरीबन फरवरी में होने वाले थे। लेकिन अखिलेश यादव की वजह से ये चुनाव आगे बढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे साहब अखिलेश यादव के लिए क्यों बढ़ रहे हैं, अखिलेश यादव की वजह से क्यों बढ़ रहे हैं? भाई कोरोना से बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बढ़िया बात है, ये एक किस्मत की बात है, ये एक सिस्टम की बात है, ये एक लक की बात है, ये एक ध्यान की बात है, ये एक समझदारी की बात है, ये एक चाणक्य की बात है। वालेकुम सलाम भाई। जैसा कि आप सबको पता है कि जीडीपी जब गिर रही थी तो अचानक से कोरोना आ गया और माननीय नरेंद्र मोदी जी को बचा लिया। ये कहते हुए पाया गया मोदी जी को कि भाई, सबको ये पाया गया कहते हुए कि साहब कोरोना की वजह से जीडीपी गिरी, जो अपना भारत की सिचुएशन जो इतनी ज्यादा खराब हुई वो कोरोना की वजह से हो गई। जबकि असलियत यह थी कि उसके पहले ही माननीय नरेंद्र मोदी की वजह से इतना ज्यादा सिस्टम खराब हो चुका था कि वो होना ही था। लेकिन कोरोना आया और कोरोना ने आकर के बचाया नरेंद्र मोदी जी के सिस्टम को और उनको पर्दे के पीछे कर दिया और फ्रंट पे खड़ा हो गया कि जो कुछ हुआ है भारत में वो मेरी वजह से हुआ है, जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो मेरी वजह से क्रिएट हुई है। अब आप कहेंगे कि अखिलेश यादव की वजह से क्यों चुनाव खराब हो रहे हैं? भाई अखिलेश यादव की वजह से चुनाव लेट क्यों हो रहे हैं? अब समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जो सपोर्टर हैं, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, वो इस टाइम मुझसे खुन्नस खा बैठे होंगे कि ये बोले तो मैं इसको बोलूंगा, इसे ये बोले मैं फौरन बताऊं कि भाई क्यों तुमने ये बात कही, जवाब दूं। लेकिन साहब आप जवाब नहीं देंगे। आप जवाब नहीं देंगे इस वजह से क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं ये आप भी कहेंगे कि शायद सच है, इसलिए आप चुप हो जाएंगे। अखिलेश यादव की पिछली कुछ मीटिंग्स, चाहे वो गोरखपुर की रही हो, चाहे वो मैनपुरी की रही हो, ऐसी मीटिंग्स ने यह साबित कर दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को निकाल करके बाहर फेंक देंगे। वालेकुम सलाम भाई। अखिलेश यादव की पिछली कुछ मीटिंग्स ऐसी रही हैं, चाहे वो राजभर के साथ रही हो और चाहे वो मैनपुरी वाली रही हो, और चाहे वो जयंत यादव वाली रही हो, इन कुछ मीटिंग्स ने यह साबित कर दिया है कि अखिलेश यादव सिर्फ सत्ता में नहीं आ रहे हैं, बल्कि इस योगी सरकार को सत्ता से इतनी दूर कर देने वाले हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन करने के बावजूद, किसी भी विधायक को खरीदने के बावजूद ये सत्ता में नहीं आएंगे। वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। ये सत्ता में नहीं आएंगे, ये साबित हो गया है। अब सबसे बड़ा मसला ये फंस गया है कि अब तो मुझे मालूम था, मैंने पिछले पोस्ट में, मैंने बहुत पहले यानी कि तकरीबन 1 महीना पहले मैंने चुनाव में लिख दिया था कि साहब चुनाव जो है वो कैसे होंगे, क्यों होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी ही डिसाइड करती है और करेगी। पिछले चुनाव में मैंने ये भी लिखा था कि आज, जिस दिन मैनपुरी की मीटिंग थी अखिलेश यादव की, उस दिन मैंने ये भी लिखा था कि आज के दिन अगर चुनाव होते हैं तो अखिलेश यादव एक भारी सीट बनकर के, भारी सीटें लेकर के एक बड़ी पार्टी बनकर के उभरेंगे और सत्ता में आएंगे। लेकिन आज और कल में फर्क है, ये भी मैंने लिखा था। समझदारों के लिए काफी था कि मैं ये साबित करना चाहता था कि जो आज अगर चुनाव हुए तो, लेकिन कल चुनाव होते हैं तो कल मीन्स सब किस तरह का कल बनाया जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी बेहतर समझ सकती है। कोरोना आ रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबको पता है कोरोना आ रहा है। और कोरोना को लेकर के जो जरूरी और जो उचित
तरतीबें अपनानी चाहिए, तरकीबें अपनानी चाहिए सरकार को, कोर्ट को और स्वास्थ्य विभाग को मिल करके, उससे कोई संकोच नहीं कर सकता है। हालांकि मैं इस चुनाव के लेट होने के बिल्कुल मुखालिफत नहीं कर रहा हूं। चुनाव लेट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसको और लेट कर देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ चुनाव लेट क्यों होंगे? अब आप कहेंगे कि तुम्हारा रिजवी तो पता ही नहीं कब क्या बोल जाओ। आज कह रहे हो चुनाव लेट क्यों होंगे, कल कह रहे थे धार्मिक प्रोग्राम लेट क्यों होंगे, चुनाव क्यों होंगे, मतलब कब कब क्या कहते हो, भरोसा ही नहीं। हां, मैं जब जो कहता हूं उसको साबित करता हूं। चुनाव लेट इसलिए होंगे क्योंकि अखिलेश यादव की सत्ता जो दिख रही है सामने, उसको दूर करना होगा। इस दौरान चुनाव का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत दूर फेंक देना। इसलिए चुनाव लेट किए जाएंगे कोरोना काल को बता करके। असल में कोरोना काल की अगर बात होती तो उसके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज, चलिए मान लेते हैं कि कोरोना काल की वजह से, अब ये ना कह देना कि साहब के एहतिशाम रिजवी ने पब्लिक को भड़काया है और कोरोना काल के बारे में उल्टी सीधी बातें की है और 2-4 केस के ऊपर और ठोक देते हैं। ये ना करते हुए मुझसे साबित करवा लो कि मैं क्यों कह रहा हूं। बिल्कुल चुनाव को रोक देना होगा, रोकना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। भव्य रैलियां होती हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, इन सबको रोक देना बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन साथ ही साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी जो आप नए नए प्रोग्राम फिट कर रहे हैं, चाहे वो कॉरिडोर वाला रहा हो, कॉरिडोर क्या होता है, वो तनिक अंग्रेजी हमको नहीं आती है ना, क्या करें हम, मोदी जी के जो स्कूल बनाए हुए हैं उसमें पढ़े नहीं है वहीं, है ना। बहरहाल जो भी आपका कॉरिडोर वगैरह है जो बनारस में आपने बनाया, चाहे वो अयोध्या का मामला रहा हो, चाहे वो आपके कहीं और के मामला हालात रहे हो, जो आप धर्म के नाम पर एक बहुत भव्य रैली करते हैं, जो आप एक प्रधानमंत्री किसी धार्मिक प्रोग्राम में शामिल होता है, ये मैं इंडिया में ही देखता हूं। या यूं कहा जाए कि एक धार्मिक प्रोग्राम में एक प्रधानमंत्री चेहरा बनता है, ये पहली बार देख रहा हूं मैं। जो कह कम रहा हूं वो समझ ज्यादा लेना, माननीय आप समझदार हैं, मैं कह कम रहा हूं, आप समझ ज्यादा लेना। एक धार्मिक प्रोग्राम में एक प्रधानमंत्री फेस बन रहा है, यह बड़ी बात है, यह सिर्फ इंडिया में पॉसिबल है। बहरहाल वो गांधी जी का मामला रहा हो, चाहे गांधी जयंती की बात रही हो, तो गांधी जी की जगह नरेंद्र मोदी का ही फोटो लगता है, वो भी अजीब बात है। ये सब चीजें अलग हैं कि अगर धर्म क्या, अगर कोई भी होता है उसको पीछे करके प्रोग्राम उसका होता है और फेस नरेंद्र मोदी बनते हैं, यानी कि धर्म का फेस नरेंद्र मोदी है, आजादी का फेस नरेंद्र मोदी है, विकास का फेस नरेंद्र मोदी है। अगर एक प्रधान भी एक लैट्रिन बनवा रहा है, एक प्रधान भी अगर एक सड़क बनवा रहा है, तो उसमें प्रधानमंत्री का बैनर लगना चाहिए कि साहब ये नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अब आप कहेंगे बजट तो वहीं से आता है, उसको बजट नहीं, उसको हक कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, उसको हक कहते हैं, वो बजट नहीं होता है, ठीक है, वो बजट नहीं होता है, वो हक होता है। ये लाजमी होता है, प्रधानमंत्री ये हो चाहे कोई और हो, देना ही होगा। इसलिए समझ लेना, हमारे क्या है ना, हमारे भारत में जानकारियों की कमी है, स्रोत बहुत सारे हैं इसको समझने के, लेकिन हम उसे समझना नहीं चाहते। प्रॉब्लम यह हमारे साथ है कि हम उसे समझना नहीं चाहते। बहरहाल ये चुनाव लेट किए जाएंगे ताकि अखिलेश यादव सत्ता से दूर हो सके। अगर चुनाव देर से कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप अपने धार्मिक प्रोग्राम जो कर रहे हैं उनको भी रोक दीजिए। आप जो अपना प्रचार प्रसार करने के लिए फर्जी नौटंकियां कर रहे हैं, इनको भी रोक दीजिए साहब। इनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? ये सबको पता है कि कोरोना एक बार फिर से वापस आ रहा है और बहुत खतरनाक व्यू है, ये सबको पता है। पता नहीं आप सब भारतवासियों को पता है या नहीं, हमें तो पता है। जो भारत के लोग भारत में नहीं है, बाहर हैं, उन्हें तो पता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। और ये प्रूफ किया है मैंने हरदम कि कब क्या होगा, ये प्रूफ किया है मैंने और वो हुआ है। बात यह है कि हम नफ्स पकड़ते हैं, नफ्स पकड़ते हैं अपने देश की, अपने देशवासियों की और उनकी हरकतों की। आप हवा में उड़ते हो, हम जमीन पे देखते हैं। बाहर बैठ के जमीन पे देखना बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए यहां से सोचना पड़ता है साहब, यहां से सोचना पड़ता है। अगर दिल से ना सोचा जाए, दिमाग से सोचा जाए, तो अपने भारतवर्ष के लिए ये शब्द ही नहीं आएंगे जो मैं बोल जाता हूं, ठीक है। बहरहाल चुनाव लेट किए जाएंगे सिर्फ अखिलेश यादव की वजह से, ताकि अखिलेश यादव को सत्ता से दूर रखना है, इस वजह से ये चुनाव लेट करने होंगे। इसके ऊपर कोई आपत्ति भी नहीं हो सकती है और कोई आपत्ति कर भी नहीं सकता है और जायज भी नहीं होगी। अगर कोई आपत्ति करता भी है तो उसकी मुखालिफत बनती है, क्योंकि भाई कोरोना काल में हां एक तरकीब जरूर है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव जो होते हैं इनको ना रोका जाए, इनको कराया जाए, लेकिन इनकी तरतीब बदल दी जाए। क्या कहते हैं महोदय, क्या कहते हैं?
भाई हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, हम डिजिटल इंडिया बन रहे हैं बकौल आपके, तो हम क्यों ना इस चुनाव को भी उस वे में ले जाएं, उस वे पे ले जाएं जिस वे पे हो भी सकते हैं, लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की एक सरकार भी बन सकती है और कोई प्रॉब्लम भी ना आए। ये प्रचार प्रसार, ये रैलियां, बड़ी बड़ी भव्य समारोह जो होते हैं आपके, क्यों ना इनको कैंसिल कर दिया जाए। भाई किसी भी नेता को ये बता दिया जाए कि भाई क्या अभी क्या है, शादी ब्याह में 200 लोगों की एंट्री है, तो बता दिया जाए भाई 500 लोगों से ज्यादा आपकी रैली में लोग नहीं होने चाहिए, और ये जिम्मेदारी उस डीएम की होनी चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट में बैठे होते हैं, उनकी होनी चाहिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में किसी भी तरीके की कोई भी रैली अगर होती है तो उसे 500 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वो चाहे प्रधानमंत्री की ही रैली क्यों ना हो। क्या कहते हैं साहब, कैसा रहेगा ये? लाइव टेलीकास्ट चलाइए आप। आपने क्या किया था बिहार चुनाव में? आपने टेलीविजन लगाए थे, टीवी एलईडी लगाई थी, सॉरी टेलीविजन नहीं, एलईडी लगाई थी आपने। पूरे बिहार में आपने एलईडी लगाई थी। जिनके घरों में राशन नहीं था उनके घरों के सामने एलईडी लग गई थी, क्योंकि आपको विचार करना था, आपको बात करना, अपनी बात पहुंचाना था आपको उन तक। पहुंचाया आपने, सरकार बनाया आपने मिलकर के नीतीश कुमार के साथ, जैसा कि आप हमेशा करते आए हैं वैसा किया आपने। कोई नई बात नहीं है, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करने वाला हूं मैं। बहरहाल, तो इसको क्यों ना हम डिजिटल वे में ले जाएं। ये रैलियां बड़ी बड़ी, ये 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने वाली रैलियों पर रोक क्यों ना लगाएं। भाई ये बात तो जनता को भी सोचनी चाहिए, और मुझे लगता है कि मुझे नेताओं से रूबरू होने से पहले ये बात हमें पब्लिक से कहनी चाहिए कि तुम अंधे हो क्या? नहीं, अंधे तो हो। भारतीय जनता की जहां तक बात की जाए, मैं इसीलिए बुरा हूं और इसीलिए मेरी आईडी बंद कर दी जाती है और लाइव को रोक दिया जाता है और बीच में उसको इंटरप्ट किया जाता है और उसी साथ साथ न जाने क्या क्या। लेकिन ये तो सच है कि आप अंधे हो। अगर आप रैलियों में जा रहे हो तो रियल है कि आप अंधे हो, सच है। इसको कोई बदल नहीं सकता कि आप अंधे हो, आप गूंगे हो, आप बहरे हो, आप नादान नहीं हो, आप बेवकूफ हो, आप इंसान नहीं हो, आप गधे हो, क्योंकि आपने उन नेताओं की रैलियों में जाकर के सिर्फ भाषण सुनना है। क्यों आखिर? अब मैं यहां बैठा हुआ हूं, लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं। मुझे बताएं कि मैं आकर के स्टेज पे बोलूं और आप क्यों आएंगे मुझे सुनने? अगर आप आएंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन है जो मुझे सुनने आपको स्टेज पे लाएगा? और आप क्या इतने बेवकूफ हैं कि आप आएंगे सुनने कि मैं स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा हूं और आप वहां भीड़ लगा करके खड़े हैं? मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा हूं, आप एक एक गाड़ी में भर भर के आ रहे हो, ठूस ठूस के, आप जैसे कोई भूसा हो, आप बोरे की तरह भर भर के आ रहे हो। मेरे नाश्ते के लिए लाखों रुपए का इंतजाम हो रहा है, आपको पूरी सब्जी दी जा रही है, उसके भरोसे आप चले जा रहे हो। क्यों भाई? ऐसा हम अपने शब्दों में क्या कहने वाले हैं जो आपके भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप नहीं सुन सकते हैं, अभी तक नहीं सुन सके हैं, इसलिए मुझे सुनने आ रहे हैं। अगर आप, मैं लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूं तो आप यहां अपने घर में बैठ करके सुन सकते हैं इस चीज को ना। शर्त यह है कि आपको सर्च करना पड़ेगा फेसबुक पे, आपको शेयर करके दूसरों तक पहुंचाना होगा। मैं उन नेताओं से, टुटपुंजिया नेताओं से कहता हूं जो भर भर के जाते हैं गाड़ियों में, लोगों को लेके जाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं तुम्हें क्या मिलता है? इस पब्लिक को ले जा करके वहां भूसे की तरह भर करके जिंदाबाद के नारे लगवा करके तुम्हें क्या मिलता है? मत बनाओ इन पब्लिक को बेवकूफ। ये ऑलरेडी बेवकूफ हैं, क्यों इन्हें और ज्यादा बेवकूफ बना रहे हो भाई? ये ऑलरेडी बेवकूफ हैं। इनके बच्चों के भविष्य क्या ऐसी की तैसी हो चुकी है, अब इन्हें और क्यों बेवकूफ बना रहे हो? मत बनाओ इन्हें और ज्यादा बेवकूफ। लेकिन समझदारी है ही नहीं, है ही नहीं। लाखों की तादाद होती है, लाखों की भीड़ होती है, और मैं अपने ऊपर रखूंगा कि मेरे जैसा कोई नेता आता है, आपके ऊपर नहीं रखूंगा। मेरे जैसा कोई नेता आता है ये कहूंगा, ताकि आप लोग कहोगे हमेशा अपनी तारीफ करता रहता है, इसलिए आज अपनी बुराई कर रहा हूं। कि मेरे जैसा कोई नेता आता है, स्टेज पे खड़ा होता है और आपको बेवकूफ बना के भाषण देके चला जाता है कि मैं राशन दूंगा। अब तो ये भी कोई नहीं कहता है कि मैं राशन दूंगा, अब तो ये कहता है कि फलाने आए थे, ये कह के गए थे, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। अबे तेरे जवाब के लिए ये 1 लाख भीड़ खड़ी है यहां पे,
तेरे जवाब के लिए 1 लाख भीड़ इकट्ठा हुई। गधी है ये बेवकूफ भीड़, गधे हैं ये लोग जो लाखों की तादाद में जाके खड़े होते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद करते हैं। अगर मुझ में ताकत है, मुझ में दम है, तो हम आप तक पहुंचे, आपके घर तक पहुंचे, आपसे बात करें, तब वोट लें। कोई एक बड़ा मैदान देख करके उस मैदान में अपनी एक रैली करके उस मैदान में एक बेहतरीन सा भाषण दे करके हम चले जाएं और लाखों वोट हमारे हो जाएं, तो ये तो हम तो बड़े होशियार हैं, मगर आप गधे हो जो हमें वोट कर रहे हो। वैसे भी भारतवर्ष में मुझे लगता है कि जो वोटर्स हैं वो 50% तो बेवकूफ और गधे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हमें वोट क्यों और कैसे करना होता है। उन्हें लगता है साहब कि जो हम मोहर लगाते हैं वो है बस हमको लगाना है, बस बात खत्म। अब अगर आप बेवकूफ हैं तो इसलिए मैं क्या करूं? मेरी पिछली वीडियोस जो तकरीबन 10,000 प्लस वीडियोस रही होंगी, 2010 से लेकर के 2020 तक मेरी सारी एक्टिविटी जो थी फेसबुक पे वो खत्म कर दी गई। अब मैं उन चीजों को बार बार रिपीट तो नहीं कर सकता ना, और ना ही उतने लोग मेरे सामने जुड़े हुए हैं कि वो शब्द मैं आकर के यहां बोल जाऊं। और ये बात भी बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि देखिए एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि जब आपको 1 लाख लोग सुन रहे होते हैं तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है कहने का, बोलने का, जो कभी नहीं होता है। यानी जब आप 1 लाख की भीड़ इकट्ठा करके नेता के पास जाते हैं और नेता वहां से गरज के बोलता है, वो उसकी ताकत नहीं है, वो उसकी अदा नहीं है, वो उसकी फितरत नहीं है, वो उसका पावर नहीं है, वो आपके इकट्ठा होने की वजह से बोल रहा है, क्योंकि वो सुन रहा है कि 1 लाख लोग मुझे सुन रहे हैं, वो जान रहा है कि 1 लाख लोग मुझे सुन रहे हैं। उसे पता होगा कि मुझे 500 लोग भी नहीं सुन रहे हैं ना, तो ये चीजें नहीं होंगी। बिल्कुल अयूब भाई, बेशक सच है, ये सिर्फ इंडिया में पॉसिबल है। मैं बड़ा सोचता हूं और बड़ा तकलीफ में रहता हूं इस बात से। मैं आज आया था किसी और वे में बात करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाया। ये धर्म संसद नाम की कुछ एक सम्मेलन हो रहे हैं आजकल भारत में, और इसके ऊपर मुझे कड़े शब्दों में कड़ी बातें कहनी है, जिसके बाद शायद मेरे ऊपर 100-200 केस लग जाएंगे। मैं बिल्कुल क्लियर बोल दे रहा हूं आज, और जो लोग यहां सुन रहे हैं वो सुन लें। मगर मैं सुनना ये चाहता हूं कि वो मेरे शब्द, वो मेरे अल्फाज वेस्ट न जाएं, कुछ लोग इकट्ठा हो जाएं उस लाइव में। और ये जिम्मेदारी मेरे सुनने वालों की है कि वो लोग कुछ लोगों को इकट्ठा कर दें, क्योंकि मेरी प्रोफाइल अभी किसी को शो नहीं कर रही है, किसी को सर्च करने से भी नहीं मिल रही है। लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं कि आपकी आईडी सर्च करते हैं, फिर भी नहीं मिलती है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उन लोगों तक पहुंचाएं, चाहे शेयर के जरिए, चाहे व्हाट्सएप के जरिए, जैसे चाहे पहुंचाएं, ताकि मैं धर्म संसद के ऊपर उन शब्दों का प्रयोग करने वाला हूं कि शायद मेरे ऊपर 100-200 केस फिर लग जाएंगे। और मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अगर मैं सत्य बोल रहा हूं तो मुझे किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है। मैं सत्य का आदी हूं, इसलिए मैं बोल के ही रहूंगा। इंतजार ये कर रहा हूं कि कुछ लोगों तक बात जाए तो अच्छा रहेगा। और अगर किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत है तो मुझे चैलेंज कर देगा और उसी लाइव में मुझसे बात कर लेगा। ये धर्म संसद नाम के आतंक जो देश में फैलाए जा रहे हैं, मैं कुछ शब्द बोल के जाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि मैं किस वे में बोलने वाला हूं। ये धर्म संसद नाम का आतंक जो भारत में फैलाया जा रहा है, ये धर्म के नाम पे जो आतंकी सम्मेलन हो रहे हैं, ये धर्म गुरुओं की जगह जो आतंकवादी संगठन इकट्ठा हो रहे हैं, इनके बारे में मैं वो हर बात कहूंगा जो शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा चुभ जाए, और बेशक चुभनी चाहिए, क्योंकि उस धर्म संकट में, उस धर्म सम्मेलन में, उस आतंकी सम्मेलन में, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले एक सम्मेलन में कुछ ऐसे चित्र लगे हुए थे जो इस भारत में एक मजबूत ताकत हैं। कुछ ऐसे चित्र वहां पर बैनर पे लगे हुए थे, और मैं ये भी साबित कर दूंगा कि वो चित्र ही नहीं, बल्कि वो प्रोग्राम करने वाले जो लोग थे, जो संगठन था, यह आतंकी प्रोग्राम करने वाला जो संगठन था, वो संगठन वो था जो आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा है, याद रखना।
उसकी टीम के द्वारा, उसके ग्रुप के द्वारा, उसके संगठन के द्वारा यह आतंकवादी सम्मेलन किया गया। इस पर भी हम प्रूफ के साथ बात करेंगे। शर्त यह है कि ये गूंगी, बहरी और अंधी हमारी जो पब्लिक है, जो आवाम है, जो हमारे भाई हैं, ये थोड़ा जग जाएं, ताकि मैं नहीं चाहता कि मेरे शब्द वेस्ट हो जाएं, क्योंकि उन लोगों तक मेरे शब्द पहुंच जाते हैं जो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुंचते हैं जिन तक पहुंचने के बाद मेरे शब्द किसी काम के होंगे, उनके जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा। उन तक वो शब्द मेरे नहीं पहुंच पाते हैं। इस बात का दुख होता है। इस आईडी से, पिछली आईडी से ऐसा कुछ नहीं था। पिछली आईडी से जो बात मैं कहता था वो पब्लिक तक बड़ी आसानी से पहुंचती थी, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी को गवारा नहीं था। भाई सोनू सूद का फोटो लग गया हवाई जहाज पे तो उनको दिक्कत हो गई। उन्होंने साले को जो है जाकर के वहीं सीधा सीधा जो है धरना दे दिया, और क्या रेड वेड डलवा दिया, धरना ही कहेंगे वो, रेड डलवा दिया। हेलो भाई, कैसे हैं? तो मेरा अगर होता है ऐसा कुछ, वालेकुम सलाम भाई, अगर मेरी आईडी पे 5,000 लोग, 10,000 लोग इकट्ठा होकर के देखने लग जाएं जैसा कि होता था, तो कहां अच्छा लगेगा? इनको बुरा ही लगेगा, और बुरा लगेगा तो लगा करे। अच्छा, याद आया एक नोटिफिकेशन से, मुझे याद आया अभी जस्ट मुझे याद आया एक नोटिफिकेशन से कि बात मैं असद ओवैसी पे भी करूंगा। अब शायद और ज्यादा मिर्ची लगेगी आप लोगों को, इस आवाम को। बात मैं असद ओवैसी पे भी करूंगा उस पर, इसलिए जो बीजेपी समर्थक हैं वो भी आ जाएं, क्योंकि बात मैं असद ओवैसी की भी करूंगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि किसी राजनीतिक पार्टी का बिका हुआ नहीं हूं मैं, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी में इतनी हैसियत है कि मुझे खरीद सके, और ना ही मेरा जमीर इतना ज्यादा बिकाऊ है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी खरीद सके। इसलिए बात असद ओवैसी पे भी होगी, इसलिए उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा कि वो मुसलमान हैं, क्योंकि मैं जब आपके सामने बैठता हूं तो एज ए मुस्लिम नहीं बैठता हूं, एक मुसलमान होने के नाते नहीं बैठता हूं, सच्चाई के नजरिए से बैठता हूं। सच ये है, और सच्ची बताऊं, अगर इसके फैक्ट देखे जाए, रियलिटी देखी जाए, तो इसलिए ही बैठता हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं, और एक सच्चा मुसलमान किसी खास पर्सन का पक्ष इसलिए नहीं लेगा कि वो हमारे बिरादरी का है, वो हमारे धर्म का है, हमारे मजहब का है। वो बात सिर्फ उस पे करेगा जो सच है, जो लॉजिक है, जो लोगों के हक की बात होगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि असद ओवैसी किस कास्ट के हैं, किस धर्म, किस मजहब के हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं। मुझे फर्क यह लगता है, यह दिखता है कि यहां पर जो लिस्ट देख रही है मुझे, इनमें इंसान हैं। इनमें किसी से अगर कोई भी नुकसान होता है किसी का, तो वो उनके बच्चों के लिए होगा। किसी का अगर कोई फायदा होता है तो वो उनके बच्चों के लिए होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे फर्क यह पड़ता है कि एक इंसान को मार रहा है, और बाकी के इंसान बैठे तमाशाई बने तमाशा देख रहे हैं। यह फर्क पड़ता है मुझे। इसलिए इस आतंकवाद संगठन का, इस आतंकवादी सम्मेलन का जिसका नाम धर्म संसद है, इसके ऊपर मैं जल्द ही लाइव करूंगा, और जिस माई के लाल में हिम्मत होगी, बिल्कुल क्लियर 2 शब्दों में, जिस माई के लाल में हिम्मत होगी, वो आकर के मुझसे लाइव डिबेट करके ये साबित कर देगा कि ये धर्म संसद है, और नहीं तो मुझे भी पता है और पब्लिक को भी पता है कि ये आतंकवादी सम्मेलन है। ठीक है, मैं ये साबित कर दूंगा कि ये आतंकवादी सम्मेलन है। मैं ये साबित कर दूंगा कि इनके पीछे नरेंद्र मोदी का भी हाथ है। मैं ये साबित कर दूंगा कि इनके पीछे आदित्यनाथ योगी का भी हाथ है। मैं ये साबित कर दूंगा कि इसके पीछे उत्तराखंड के सीएम का भी हाथ है। मैं ये साबित कर दूंगा कि इसके पीछे गृह मंत्री का भी हाथ है। मैं ये साबित कर दूंगा कि इस पद पे बैठे सभी अधिकारियों का हाथ है इसमें, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसपी हो, सबका साथ, सबका विकास है इसमें। कुल मिला के ये कहा जाए कि सब साथ मिलकर के सबका विनाश करने के लिए तुले हुए हैं। वालेकुम सलाम। सबका साथ, सबका विनाश। तो विनाश जो हो रहा है इस भारत का, इसकी सच्चाई आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं इस आतंकवादी सम्मेलन के बारे में कुछ बातें आपके समक्ष जरूर रखूंगा।
शर्त यह है कि कुछ लोग मेरी आईडी से जुड़ जाएं। जिम्मेदारी आपकी है कि मेरी आईडी तक कहां तक पहुंचाते हैं। उसके बाद मैं विद प्रूफ ये साबित कर दूंगा कि ये सब 2022 की चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। चुनाव लेट करना कोरोना के नाम पे, और ये धर्म संकट, धर्म संसद, आतंकवादी सम्मेलन होना, ये आपस में कितने मैच करते हैं ये मैं साबित कर दूंगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद।